वो आग लगाकर खामोश घर में बैठी है। वो आग लगाकर खामोश घर में बैठी है। जो लपटों में आए वो जलकर खाक हुए। आग लगाने वाली नुपुर शर्मा घर में शान से बैठी है, सरकारी सुरक्षा में बैठी है, रिपोर्ट दर्ज है, गिरफ्तारी नहीं है, और उसकी आग की लगाई लपटों में जो आ गए, जो उसके लिए आंदोलन करने की बात की, उनके घर गिराए जा रहे हैं, वो जलकर खाक हुए। तो आग लगाने वाले का आपको पता ही है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश एक बार फिर बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। जिस तरह से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो निर्देश दिए गए भर्तियों के सिलसिले में, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उसमें 4 साल के लिए जो भर्ती का प्रपोजल सामने आया, जो ऐलान हुआ, उसके फौरन बाद देश भर में अलग अलग राज्यों में बहुत ही उग्र किस्म का रिएक्शन सामने आया है। कुछ जगहों पर रेलों को आग लगाई गई है, कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसों में लोग घुस गए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उखाड़ करके फेंक दिया। बिहार में जहां एनडीए की हुकूमत है, जहां बीजेपी सरकार का हिस्सा है, हमें याद है कि किसान आंदोलन में क्या कुछ हुआ था। उसके इतने लंबे वक्त के बाद जो सरकार ये कहने की कोशिश कर रही थी कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे और सिर्फ कुछ ही किसानों का मामला है, बाकी सब किसान सेटिस्फाइड हैं। क्या अब भी इन जो जो 10 लाख से ज्यादा बताए जाते हैं, 21 साल से 28 साल की उम्र के वो लोग जो फौज में शामिल होना चाहते थे, जिन्होंने इम्तिहान दे दिया, फिजिकल फिटनेस हो गई, सब कुछ हो गया, बस अपॉइंटमेंट की देरी थी और एक अचानक ऐलान होता है और उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया जाता है। तो क्या ये देश इस तरह से अपनी सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहा है? क्या है इसका मकसद? क्या हम बिल्कुल इतने भूखे नंगे हो गए कि हम अपनी फौज को तनख्वाह दे करके अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते? आखिर क्या वजह है कि ये सब इतने बड़े-बड़े फैसले हो रहे हैं और एक के बाद एक सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं? जो अंधभक्त अब तक नजर आ रहे थे, शायद उनको भी जब नौकरी ना मिलने का झटका लगा है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना रंग बदल करके सरकार के खिलाफ आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त देश के सामने। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से प्रयागराज में जावेद का मकान गिराया, बल्कि उनकी बीवी का मकान गिराया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरा प्रोसेस ठीक से आप कानूनी प्रक्रिया को अपनाएं और कम से कम 30 दिन का नोटिस दें। और उन्होंने स्टे नहीं लगाया कि कोई और, क्योंकि अभी और मकानों की लिस्ट तैयार हो गई है, ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। क्या यह मुसलसल बेचैनी पैदा करने वाले कदम नहीं है? क्या ये जो नफरत की राजनीति है, देश किस तरफ जाएगा? क्या वाकई तरक्की कर पाएगा? ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जो पूरे देश के सामने जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सामने ऐसे खड़े हैं पहाड़ की तरह, कि उनको कैसे पार किया जाए, कैसे हल किया जाए। इन इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और नागपुर में रहते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो कुछ फौजियों की भर्ती के बारे में जो कुछ हो रहा हुआ है और उस पर रिएक्शन है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? आखिर क्या है सरकार का मकसद? कोई कोई भी एक सेक्शन देश में मुतमईन रह करके जी सकेगा या नहीं? आखिर किस किस तरह से अलग अलग लोगों को अपनी चपेट में ये मुसीबतें ले रही हैं? आप इसे कैसे देख? आपके दर्शकों को आदाब अर्ज करते हुए आपके सवाल की तरफ आता हूं। देखिए, देश की बेरोजगारी
इतनी बढ़ती जा रही है, नौजवान इतने बेरोजगार हो चुके हैं और इन्हें तसल्ली देने के लिए आपको मालूम है कि 24 में चुनाव है, इसलिए अभी से एक नया नक्शा खींचा जा रहा है। राम मंदिर चूंकि तैयार होने लगा है, इसलिए ये मुद्दे को दोबारा लाने की इनके पास हैसियत नहीं है। तीसरा, बाकी चीजों को जो है देख देख करके वो चुप है। अब वो देख रहे हैं कि आपको तो पता है कि आदमी लालच में अंधा हो जाता है, आदमी लोभ में अंधा हो जाता है, अहंकार में अंधा हो जाता है, ईर्ष्या में अंधा हो जाता है। तो पहले तो इन्होंने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 14 में भी बोला था, बाद में भी बोला। तो नौजवानों ने इनका साथ दिया और सरकार आ गई। सरकार आने के बाद ये कुछ कर नहीं सके, महंगाई भी नहीं रोक सके, रोजगार भी नहीं बचा सके और बेरोजगारी को दूर नहीं कर सके, नौकरी दे नहीं सके। अब सोचे कि 24 में हम क्या करें? तो इन नौजवानों को 4 साल का जो है यानी चॉकलेट देना चाहे कि भाई अग्निपथ में आप आइए और उसमें अग्निवीर और अग्निपथ 2 इन्होंने स्कीम बनाया। साल भर ये और वो। एक सवाल काजमी साहब बहुत बड़ा पैदा होता है कि राजनीति में हम चुनाव लड़ते हैं और हम जीत जाते हैं। 5 साल हम रहते हैं, 5 साल रहने पर हमारी पेंशन चालू हो जाती है। अगर बीच में हम रिजाइन भी दे देते हैं तो भी पेंशन चालू हो जाती है। अब इन्हें आप 4 साल रख करके और आप निकालने के बाद आप कह रहे हैं कि पैरामिलिट्री में फलाने में हम आपको एडजस्ट करेंगे। आप ये बताइए, जो बच्चा 4 साल से तैयारी कर रहा है, इस वक्त तो आपको पता होना चाहिए कि 2 साल कोरोना ने भर्तियों को रोक के रख दिया। 2-3 साल पहले से बच्चे तैयारी कर रहे थे। और जब किसी भी चीज में जानते हैं संतोष कितना आदमी करेगा, कब तक आदमी इंतजार करेगा? और इंतजार के बाद आप केवल 4 साल के बाद भविष्य का क्या? इनकी एज भी बढ़ जाएगी और 4 साल ये पढ़ाई भी छोड़ देंगे, इसी में जाएंगे। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे देश से प्यार होता है वो देश के उद्धार की स्कीम बनाता है। आप इनके 2 स्कीमों को देख लीजिए। एक किसान के लिए जो इन्होंने बनाया, मैंने आपसे बहुत पहले एक जुमला कहा था कि इस देश में जिसके आगे नौ है वो हमेशा परेशान रहेंगे, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मुसलमान हो। समझ रहे कि नहीं? जी जी तो जी। अभी किसान को तो ये परेशान कर चुके, आंदोलन भी किए और एमएसपी में अभी आपने देखा क्या क्या नाटक किए। अभी किसानों का मसला हल नहीं हुआ। तो ये किसान की आमदनी दूना बढ़ाने की बात किए थे कि हम इतने साल में दूना कर देंगे आमदनी, लेकिन वो आमदनी दूना की बात तो छोड़ दीजिए। अब नौजवान को बेवकूफ बनाने के लिए ये चीज लाए। नियर अबाउट आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में इस वक्त नौजवानों की संख्या 50% से ऊपर है और उसमें भी जो मिलिट्री में जाना चाहते हैं इनकी भी जनसंख्या जो है, क्योंकि लोग आजकल राष्ट्र प्रेम बहुत है, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। आपने अपने भूमिका में एक शब्द कहा था कि क्या हम अपने देश की रक्षा के लिए मिलिट्री के जवानों को तनख्वाह देने की स्थिति नहीं रखते? अजी जनाब, हमारा देश सोने की चिड़िया थी, आज भी है। हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो राष्ट्रीयता की, कमी है तो योजना की, कमी है तो देश के लोगों को न्याय देने के बजाय खुद को फायदा लेने वाली जो सोच पैदा हो गई है, स्वयं हित की जो बातें पैदा हो गई हैं, वो देश को रसातल के तरफ ले जाने का काम कर रही हैं। इनके पास कुछ नहीं है। आपको एक बात बता दूं, चाणक्य ने कहा था, दूरत शोभत मूर्ख लंब साक पटावत, यावत शोभत मूर्ख यद किंचित न भासता। दूर से बेवकूफ अच्छे कपड़े में बड़ा अच्छा दिखाई देता है और विद्वान लगता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी मूर्खता का पता चलता है। इसी तरह लोगों के बीच ये रोज रोज 3 बार कपड़ा बदलने वाला बड़ा विद्वान लगता है, लेकिन जब इसकी योजनाएं सामने आती हैं तो इसकी बेवकूफी का अपने आप पता चल जाता है। क्योंकि किसान का आंदोलन है, अब ये नौजवान का आंदोलन है और इसमें ये सरकार क्या कह रही है? सरकार अपनी गलती को नहीं मान रही है, वो कह रही है कि विरोधी भड़का रहे हैं। अरे विरोधी तो अभी पर कहां है? विरोध को तुमने जिंदा कहां रहने दिया है? विरोधियों के पास कुछ है ही क्या है? ये तुम्हारे एनडीए की सरकार है बिहार में, जहां आपका जनता दल यूनाइटेड और तुम मिलकर के सरकार चला रहे हो। ये नौजवान वही हैं जिन्होंने तुम्हारी सरकार लाने में काम किया।
अब निराशा की भावना पैदा हो गई है, तो वो क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं ये उनकी व्यवस्था है। हम इसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि देश की संपत्ति को जलाना, तोड़ना, फोड़ना ये कोई चीज नहीं है। लेकिन जब आप जानते हैं जिस बात को सरकार सुनने लगती है, लोग उसी बात को सुनाने लगते हैं। अगर सरकार जनता की आवाज सुनने लगे तो न रोज रास्ता जमा वो करना पड़ेगा और न कहीं तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। लेकिन जब हम राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान होते देखते हैं, तब हम सुनने यानी कान के रुई को हटाते हैं और सुनते हैं। इसका मतलब कि हम देश का नुकसान चाहते हैं। हम अगर चाहते हैं तो हमारा काम है कि लोगों के साथ बैठ करके सही योजना बनाएं। आप बता दीजिए कि आप ही नहीं, इसके मिलिट्री का बख्शी वो जो ये रहा है, वो कह रहा है कि इस योजना में से नुकसान है। बाकी लोग भी कह रहे हैं जो राजनीतिक नहीं है, जो कि तुम्हारे मामले को लेकर के इस देश में क्या क्या नहीं किए। वन रैंक वन पेंशन के समय में ही आपके साथ खड़ा होकर के देश के अंदर इन्होंने एक अलग चीज कांग्रेस मानी यूपीए सरकार के खिलाफ पैदा किया। आज वो कह रहे हैं, तुम किसी का सुनते नहीं हो। आपको पता है बहुत पहले एक नारा लग चुका है काजमी साहब, हम दो हमारे दो। और ये परिवार नियोजन का नारा था, लेकिन अब ये देश नियोजन का नारा है। हम दो यानी मोदी और आपको मालूम है अमित शाह। हम दो हमारे दो अदानी और अंबानी। ये दो दो के बीच का मामला हो गया है, और दो दो के बीच में ये देश को ले जाना चाहते हैं। कारण ये है कि आप जानते हैं ये बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे, इन्हीं से कहेंगे एक सिक्योरिटी सर्विस बनाओ, फिर इन नौजवानों को लेकर के ये गोदामों की चौकीदारी कराएंगे, प्राइवेटेशन में हमारे बच्चे जाएंगे। जिस तरह से ये सारी चीजें बेच रहे हैं सरकार की, ये नौजवान प्रशिक्षण के बाद आएंगे, पैरामेडिक वो बना फोर्स बनाया जाएगा, फिर उसको जो है इनके हवाले कर दिया जाएगा। क्या भरोसा है जब हमारे देश की रेल दी जा सकती है, हमारे देश की सारी जो रेल को तो किसी कीमत पर प्राइवेट में नहीं देना चाहिए। कारण ये कि ये सीमा तक हथियार पहुंचाने का काम करती हैं, लड़ाई के मैदान तक सामान पहुंचाने का काम करती हैं, एयरपोर्ट भी हमारा, ये सब दिया जा रहा है और सारी चीजें दी जा रही हैं। तो ये आप समझकर चलिए कि देश को जो है मानसिक गुलामी के साथ साथ शारीरिक गुलाम बनाने का काम चल रहा है। और हम अपने नौजवानों से कहेंगे कि ये तोड़ फोड़ ये सारी चीजों को खत्म कीजिए। अगर आपके अंदर आक्रोश है तो इसे बचा कर रखिए। आने वाले समय में जो सरकार तुम्हारा ध्यान नहीं देती है, उस सरकार को हटाने का काम। देखिए, सरकार को हटाने की बात तो अभी जो पिछले फरवरी में जो 4 राज्यों के इलेक्शन हुए, उस वक्त बिल्कुल ऐसे हालात थे जो आज़ादी के बाद एक बार भी कभी किसी एक पार्टी के खिलाफ नफरत ऐसी कभी नजर नहीं आई इस मुल्क में 70-75 साल में, कि किसी पार्टी के नेता को गांव में, शहर में ना घुसने दिया जाए। इतनी नफरत के बावजूद भी वो बड़ी अच्छी सीटों से आ गए। तो उसमें फिर और इलेक्शन कमीशन ने उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जो ईवीएम मशीनों के बारे में बाकायदा वीडियो के सबूतों के साथ सामने आए। तो क्या सरकार बदलना अब भी उतना ही आसान है जितना अब से 20 साल पहले था? देखिए, एक चीज आपको बताएं, पुराने जमाने में आप कहानियां सुना करते थे कि राजा अपना जान तोता में रख दिया करता था। आजकल सरकार की जान जो है ईवीएम मशीन में है, समझ लीजिए। तो अब सरकार का जान अगर ईवीएम मशीन में है, तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आज से ही क्यों नहीं तय करती हैं कि हमें ईवीएम से नहीं वोट करना है, हमें बैलेट पेपर से वोट करना है। सरकार बदल देखिए, आम आदमी यही कहता कि आखिर जब ये खुद सियासी पार्टियां डिमांड नहीं करते मजबूती से, और इलेक्शन रिजल्ट जब अनाउंस होता है उसके बाद उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। बिहार में हमने क्या देखा, कम से कम 20 सीटों के साथ हेर फेर होती हुई नजर आई हमें, लेकिन फिर सियासी पार्टियां खामोश हो गई। तो कभी कभी ऐसे कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि इन पार्टियों के लीडर भी शायद आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए हैं ताकि आवाज नहीं उठाते। तो क्यों नहीं करते ईवीएम को हटाने का डिमांड मजबूती से, क्यों नहीं होते? देखिए, आज के नेता
आप जानते हैं कि नेताओं के अंदर किरदार अगर है, नेता के अंदर चरित्र है, नेता के अंदर ईमानदारी अगर है, तो वो किसी भी बात की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन ये जानते हैं ना कि जब हम राजनीति में किसी पद पर आते हैं, तो 2-4 सही 2-4 गलत काम हो भी जाते हैं या किए भी जाते हैं। हम्म, और आजकल आप देख रहे हैं ईडी, सीआईडी, समझ रहे कि नहीं? ईडी, आईटी, सीआईडी ये सब हम्म, बन गए भाजपाई। तो ये हम्म, जितने भी है सीबीआई ये सब भाजपाई बन गए हैं। आज इनका डर दिखाया जा रहा है, ये मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। सबके दिल में है दर्द, लेकिन डर रहे हैं कि हमारा भी जैसे कोठी गिरा दिए जा रहे हैं बिल्डोजर लगा करके, फलाना किए जा रहे हैं, हमारे ऊपर भी ईडी के छापे डाल दिए जाएंगे, सीआईडी से ये कर लिया जाएगा। तो ये डर, लेकिन एक बात यह है कि जो डर जाता है वो मर जाता है। डरना तो अलग बात है। सवाल ये है कि सच की बात कहने की ताकत कहां से आएगी? सच हम्म, की बात कहने की ताकत काजमी साहब आप भी कर रहे हैं, तो आप भी सोच के कर रहे हैं और ये हम्म, मान कर रहे हैं कि हम सच बोलने की सजा भोगेंगे। लेकिन हम्म, हमारे पास जो है वो है, हम्म, सच्चाई की चीज है, इसलिए अड़े हुए हैं। बिल्कुल। और ये चीज नेताओं में नहीं है। हम्म, हारने के बाद ईवीएम पर दोष देते हैं, बाद में खामोश हो जाते हैं। तो ये केवल रोने का एक बहाना है। आज से ही ये अगर आंदोलन करें और आंदोलन करके ये कहें कि हमें नहीं चाहिए, जिन्होंने ईवीएम बनाया वो चुनाव ईवीएम पर नहीं करा रहे हैं, वहां हम्म, बैलेट पेपर पर हो रहा है, हम क्यों कर रहे हैं? कारण ये है कि आज ये सत्ता में है, कल किसी तरह हम सत्ता में आएंगे, तो जो आज ये कर रहे हैं वही हम भी करेंगे। हो हम्म, सकता है इनकी भावना ऐसी हो, हम्म, क्योंकि ट्रेन आप कितनी भी अच्छी चलाइए, वो चलती उसी पटरी पर है जो बिछी हुई होती है। आजकल आप क्या देख रहे हैं? आईएएस आईपीएस ये कौन है? ये तो आजकल अपने दायित्व को छोड़ दिए हैं। संविधान इनके कंधे पर रखा जाता है, आईपीएस के अशोक रहता है, जो हम्म, संवैधानिक का संविधान का प्रतीक है। मगर हम्म, ये तो सरकार के वो बन चुके हैं कठपुतली। बल्कि आज की हालत में तो ये भी कहा जा सकता है कि कठपुतलियों का नाच बहुत खूब है, लेकिन वो उंगलियां तलाश करो जिसमें डोर है। दो हम्म, लोगों की उंगलियों में डोर है, जिससे ये सारी कठपुतलियां नाच रही हैं। अच्छा, और ये इस दो उंगलियों दो 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 लोगों के उंगलियों में डोर है, ये बहरहाल ये हकीकत है और लोग इसको महसूस भी कर रहे हैं। अब एक और इशू है जिस पे हमें आपसे बात करनी है, वो सियासी मुखालिफों को ऐसी सजा देना कि उनके मकान तोड़ देना। और अभी जो नुपुर शर्मा वाला मामला है, उसमें बड़े दो दो किस्म का रवैया है, बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि जब आप पर दबाव आया कुछ मुस्लिम मुल्कों का, आपने कार्रवाई की, लेकिन उसी नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर पब्लिक की तरफ से ये डिमांड हो रही है कि एफआईआर हुई हुई, आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते, तो उन गिरफ्तारी की मांग करने वालों के खिलाफ ये सजा के उनके घर जाकर के तोड़ दिए जाएं। तो अगर ये तो तय हो जाए कि वो गुनहगार है या नहीं है, अगर वो गुनहगार है तो उस पर कार्रवाई पूरी करें, ना कि उन पर जो संविधान के तहत उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आखिर ये दोहरा चेहरा एक ही मामले में आमतौर पर हमसे पहले देखा यह जाता था कि आज एक फैसला किया, 2 महीने बाद कुछ और फैसला किया, तो उसमें आपस में टकराव हो गया, ये कहा जा सकता है कि साहब सिचुएशन अलग थी। लेकिन यहाँ एक ही मामले में दो ऐसे रुख जो बिल्कुल अलग अलग हैं। क्या कुछ है ये? देखिए एक शेर है, वो आग लगाकर खामोश घर में बैठी है। वो आग लगाकर खामोश घर में बैठी है, जो लपटों में आए वो जलकर खाक हुए। आग लगाने वाली नुपुर शर्मा घर में शान से बैठी है, सरकारी सुरक्षा में बैठी है, रिपोर्ट दर्ज है, गिरफ्तारी नहीं है, और उसकी आग की लगाई लपटों में जो आ गए, जो उसके लिए आंदोलन करने की बात की, उनके घर गिराए जा रहे हैं, वो जलकर खाक हुए। तो आग लगाने वाले का आपको पता ही है कि ये जी। क्या है। और अब वही चीज है, तो आप सोच सकते हैं और नुपुर कि शर्मा ने नुपुर शर्मा ने यह भी बयान दिया था कि साहब मुझे तो प्रधानमंत्री की, अमित शाह जी की और फडणवीस साहब की क्या फोन क्या आए, फोन आए। वो बाकायदा उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ हैं और मुझे कहा कि हिम्मत रखो, कोई बात नहीं। तो क्या तो कुछ है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ, उनके साथ हैं? अगर साथ नहीं होते तो सुरक्षा दे देते, साथ जी, नहीं होते तो गिरफ्तारी नहीं कर लेते। हम्म, लेकिन
ये तो बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, और तरीका है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। देखें कि हम आपसे साफ कहें, इस यजीदी दौर में उम्र का फैसला, ये इस यजीदी दौर में आप चाहते हैं उम्र का फैसला, ये बेवकूफी नहीं, ये तो पागलपन है। ये बेवकूफी नहीं है, ये पागलपन है। आप सोचते हैं आप वोट दे करके, आप ये बता दीजिए ये आए कैसे। ये तो नारा दे करके ही आए कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये तो यही कह करके आए, या इनका पुराना नारा था आरएसएस का कि या तो जाओ पाकिस्तान नहीं तो जाओ कब्रिस्तान। मुसलमान के बारे में तो इनका नारा था। तो जब तुम्हारे खिलाफ इस तरह का नारा देकर के अगर कोई सरकार में आया है और उससे तुम उम्मीद रखो कि यह हमें राहत देगा, तुम उससे ये उम्मीद रखो कि ये करेगा, उससे उम्मीद की वो रंजो गम मिटा देगा, अरे लगेगी आग तो दामन से वो हवा देगा। वो आपका रंजो गम नहीं मिटाएगा, बल्कि कुछ नहीं मिलेगा तो अपने दामन से आग को हवा देगा। और वो हो रही है, हो रही है। आप देख लीजिए कितने दिन सो मोटू ना लेते हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठे रहे, पुराने जजों ने चिट्ठी लिखी, फिर ये बात हुई। कल की सुनवाई में भी आपने सरकार का एक रुख नहीं देखा। सरकार ने क्या कहा कि स्टे का क्या मामला है, स्टे कैसे मिलेगा, इसमें कोई वो आदमी नहीं आया जिसका नुकसान हुआ है, ये तो दूसरे आए हैं। सोचने की बात है। उनका क्या कहना है कि जिनके घर गिराए गए हैं वो नहीं आए हैं। इसमें तो एक संसदा आई है। तो वो संस्था वो संस्था तो सारे काम वही कर रही है जो सरकार के इशारों पर कहें कि संस्था। देखिए जमीयत उलमा के वकीलों के ब्लैक एंड व्हाइट में अदालतों के ऑर्डर्स मौजूद हैं, जो चाहे तहकीक कर ले, जिसको जो पत्रकार चाहे अदालतों का रिकॉर्ड ऑनलाइन देख ले कि जो झूठे गवाह पेश किए जाते हैं उन्हें क्रॉस नहीं करते इनके वकील। क्रॉस ना करने का मतलब यह है कि जो आपने इल्जाम लगाया हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर वकील दिफा कहां है, आप डिफेंस कहां कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही तकलीफदेह वाला मामला है। करोड़ों रुपए का चंदा और असल काम यहाँ इस तरह से, चाहे वो अरे आपने देखा होगा इन्होंने जिनकी पैरवी की उन्हें सजाएं हो गई, और जिन्होंने प्राइवेट से वकील रखा वो बच गए। वो पैरवी नहीं करते, वो एजेंसियों के और सरकार के इशारों पर काम करते हैं और मुसलमानों से चंदा लेते हैं। पैसा मुसलमानों का जो हमदर्दी में देते हैं। चूंकि रोजाना जो दैनिक जागरण आरएसएस के नजदीक अखबार है, उसका एक अखबार है इनकलाब, यहाँ नॉर्थ इंडिया में पूरे बहुत से शहरों से छपता है। उसमें उन्हीं लोगों को हर दिन मुसलमानों का लीडर बना के पेश किया जाता है। इसलिए मुसलसल धोखे की बात। मैं तो चूंकि इंटरनेशनल अफेयर्स देखता हूं, इजराइल फिलिस्तीन से लेकर के महमूद अब्बास को जिस तरह से दलाल बना करके बिठाया हुआ है, फिलिस्तीनी लीडर बना करके, ऐसे ही हमारे यहाँ नकली लीडर बना करके तैयार किए जाते हैं। और उसमें एजेंसियां, उसमें सरकारें, उसमें पॉलिटिकल पार्टियां बाकायदा लीडर बनाती हैं। और अदालतों में जो काम वो कर रहे हैं, मैं अब फिर कह रहा हूं, काजमी साहब नकली लीडर ही नहीं, नकली मौलाना बैठा करके ये परिस्थितियां पैदा की गई है डिबेट में। नकली लीडर तो है ही है, नकली मौलानों के जरिए परिस्थितियां पैदा की गई है मुसलमानों के खिलाफ। जी टेलीविजन डिबेट्स में जो जाकर के दलील होकर के आते हैं और मुसलमानों को और दलील कराते हैं। ये देखिए, ये बुनियादी बात वही है कि किसी मोहल्ले पड़ोस से लेकर के शहर और स्टेट और मुल्क, इन सतहों पर जो लीडर बनाए जाते हैं सरकारों के जरिए, वही उनके काम आते हैं। वो इस लायक होते ही नहीं। बिल्कुल अगर आप और बड़े पैमाने पर देखें, जिस तरह से अरबों के बादशाह बिठाए गए, जिस तरह से फिलिस्तीन का लीडर बना करके बिठाया गया, और जिस तरह से हमारे लीडर्स बनाए जाते हैं, जिनको वो लोग बड़ा करते हैं जो बज़ाहिर दुश्मन बताते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं चूंकि लोगों को कनेक्ट करने के लिए बताना जरूरी है, मई 2021 में जो इजराइल फिलिस्तीन जंग हुई, उसके बाद इजराइल ने अमेरिका में जाकर के कहा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। यानी वो ये जानते हैं कि ये वाला जो है ये हमारे काम आता है, इसलिए वो मुसलमान है, इसलिए मुसलमान कंफ्यूज रहे दुनिया भर के कि ये फिलिस्तीनी लीडर है, काम इजराइलियों का करे। बिल्कुल इसी तरह से
आरएसएस। काजमी साहब, मैं इतने दिन से सियासत में हूं, मैं आपको क्या बताऊं, आला मुकाम मुझको भी मिल गया होता। हम्म शर्त जी हजूरी है, शर्त हम्म। नहीं मंजूर मुझे, यही मेरी मजबूरी है। जी जी आपको जी, बता बिल्कुल दूं। जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल, आपने आपने सही कहा। लेकिन देखिए, या तो हम अपने लोगों की ईमानदारी से खिदमत करें, हम्म। या अगर खिदमत नहीं कर पाए तो बिला वजह अपने आप को कोयले में काला करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद इसी तरह से महसूस करता हूं। बहुत से मौके आते हैं, उनको उसमें सोचना पड़ता है दो राहे पर कि हमें किधर जाना है। आपने जो बात कही वो अपनी जगह सही है। अच्छा, आखिर में आप लोगों को, खास तौर पर जो जुमे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट के सिलसिले शुरू हुए हैं और उसमें बाकायदा किसी तंजीम ने उनको कॉल नहीं दी, कुछ मकामी सतह पर या सोशल मीडिया पर बगैर नाम के पोस्टर्स के नाम पर ये प्रोटेस्ट हो जाते हैं और उसमें कितने लोग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां हो जाती हैं। आप इस वक्त लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि नींद गफलत में यहां हम इस कदर सोते रहे, जुल्म मुझ पर हो रहा है कह के बस रोते रहे। हम्म नींद गफलत में यहां हम इस कदर सोते रहे, जुल्म मुझ पर हो रहा है कह के बस रोते रहे। इस सलीके से गवाई हमने है मताए होश, हम्म गर्द चेहरे पे पड़ी है आईना धोते रहे। हम हम्म अपने लोगों से यही कहेंगे कि शिकारी शिकार में बैठा है, और जंगल में जब शिकार करना होता है तो एक तरफ से ढोल बाजे बजाए जाते हैं ताकि जानवर सामने आए और राजा शिकार कर सके। इसी तरह से ये आपको किसी न किसी तरह बलगरा कर सड़क पर लाना चाहते हैं, और हम्म सरकार अपने कानून के जरिए तोड़ फोड़ का शिकार करके आपको जेल में डालने का काम करना चाहती है। आप सलीके से रहें, सलीके से सोचें, तरीके से सोचें, और आप ये सोच लें कि हमें एक काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, सारी चीजों को देखना है। ये देश तलवार से नहीं, विचार से बदलेगा। ये तलवार से नहीं, व्यवहार से बदलेगा। ये संस्कार से बदलेगा, प्यार से बदलेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जो हकूकों को पाएं, तो हमें अपने अच्छे रास्ते को अख्तियार करना होगा। जिन रास्तों से थोड़ी भी हम सड़क पर आ जाए तो हमारे मकान गिराए जा सकते हैं मुजरिम बनाकर, तो हम्म हमें सोचना हम्म होगा, हमने सोचना होगा। मकान की फिक्र से ज्यादा हमें अपने मुकाम की फिक्र करनी पड़ेगी। हम्म क्योंकि मकान तो हम बना लेंगे, लेकिन जो मुसलमानों का राजनीति में मुकाम था वो गिर गया। आप राष्ट्रपति बनाए जाते थे, आपका हम्म ये मुकाम था कि जिधर आप जाते थे उधर सरकार बनती थी। आज हम्म आपके खिलाफ सरकार बन रही है। हम्म आपको अपने मुकाम को भी तलाशना है। काजमी साहब, मुकाम अगर हमारा वो मिल जाए, जो मुकाम हमें मिला हुआ है, जो हमारा ईमान का दर्जा है, जो हमें कुरान ने दिया है, जो हमें हदीस ने दिया है, जिस पर हमारे नबी ने बताया है, थोड़े देर के लिए हम अपने ऊपर होते हुए जुल्म को अल्लाह के हवाले करें और हर बात को समझदारी से काम लेने का काम करें। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि, क्योंकि आप जानते हैं, मैं एक चार लाइन और कह देना चाहूंगा। जी ये मेरी बात नहीं है, ये रामचरितमानस की बात है कि जी जी जब जी। जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अशुभ अभिमानी, तब तब राम ने अवतारा करे दुष्ट संगधारा। जुल्म बढ़ेगा तो कहीं ना कोई अवतार लेगा और जो इन जालिमों का खात्मा करेगा। हम्म। इसलिए थोड़ा सब्र करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। आपने लोगों को सब्र करने की और कानून हाथ में ना लेने की बात कही और समझदारी से रहने की बात कही। चूंकि आपने वो मिसाल बहुत अच्छी दी कि जिस तरह से राजा शिकार के लिए निकलते थे और नगाड़े बजाए जाते थे तो ताकि जानवर सामने आ जाएं, तो तकरीबन इसी तरह से ये सब कराया जा रहा है। जो प्रोटेस्ट के बहाने लोगों को सड़कों पर लाया जाता है, फिर कोई एक पत्थर कोई भी उछाल देता है, ये बहुत मुमकिन है। भीड़ में किसी को भी भेजना बहुत आसान है, और उसके बाद आपके खिलाफ जो कार्रवाइयां होती हैं वो हमने आपने देखी हैं। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से अभी पिछले हफ्ते इजराइल के एम्बेसडर मिलके आए हैं, वहां की पुलिस को ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। वो क्या कुछ करना चाहते हैं हमें वो याद है। जब अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, जब वो इजराइल जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम उनसे ये सीखने जा रहे हैं कि उन्होंने टेररिस्ट को कैसे हम्म। कुचला।
यानी फिलिस्तीनियों को कैसे कुचला, हम उनसे सीखने जा रहे हैं। अब तो वो आकर के बाकायदा सिखा रहे हैं। हमें आपको सभी को समझदारी से वक्त गुजारने की जरूरत है और किसी तरह से देश में प्यार मोहब्बत की बात आगे बढ़ाने की, देश को तरक्की की तरफ ले जाने की हमें सभी को कोशिश करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं ये जितनी और वाकयात बीच बीच में बताता हूं वो अपने तजुर्बात से, जो मैं आंखें खोल के दुनिया को देख रहा हूं वो सब बताता हूं, ताकि आंख खोल करके जिए, समझ करके जिए, दोस्त और दुश्मन को पहचानें, लेकिन अपने सलीके से रहें, कानून के अंदर रहें। देश का संविधान ही सर्वोपरि है, उसी के मुताबिक चलें, उसको हाथ में ना लें, अपने हाथ में ना लें। कानून अपना काम देर सवेर करता है, कभी कभी हम पर जुल्म भी होते हैं, ये हमने देखा है, लेकिन फिर भी हमें संविधान और अदालतों पर यकीन रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।